Hello everyone, how are you? I hope you are well. Welcome to my channel Vikrant Education, and I'm back with a new video in the series of preparation to placement. We have talked about the software placement, coding, non-tech placements. So for today we are going to discuss more about core, which is basically inclined towards the electronics. And मुझे different सोशल मीडिया से मैसेज आ रहे थे कि टेक्सास के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, सैमसंग के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, गूगल के लिए कैसे प्रिपरेशन करें. तो मैंने सोचा एक नया वीडियो बनाते हैं जो कि प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट का एक नया पार्ट होगा. सो फॉर टुडे डिस्कशन वी हैव गेस्ट सिद्धार्थ हु इज करेंटली वर्किंग इन टेक्सास एंड ही हैव आल्सो गिवन द इंटरव्यू इन द सिनोस्पेस, ही हैव आल्सो गिवन द इंटरव्यू इन द एनएक्सपी. सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है. सो विदाउट टेकिंग टाइम लेट्स स्टार्ट डिस्कशन. Before going ahead, I request you to please introduce yourself to my YouTube community. Thank you, Vikrant, for this opportunity. So my name is Siddharth, and I did my bachelor's in electrical engineering from DTU. I'm from Delhi, and right after graduating from DTU, I joined the Texas Instruments as an analog engineer there. Share your journey from the first year to final year and placement as well. How you face, how you are prepared. Right after the JEE preparation. And after getting the results, I get into DTU. Then after getting into DTU, I was very free and all, and I wanted to enjoy my life. So I did not study in the first year. Okay, so due to that, my CGPA also dropped very much. So I did not basically suggest to all the viewers that they will do the same. They should focus on the CGPA and all, but I did not focus on the CGPA at that time. So that was my journey basically in the first year. Then after that, when I get into the second year, I concentrate on my core subjects and all, like the basic electrical subjects, and the second year go through like this only. And after, at the end of the second year, we have the internship basically session. And in internship session, I gave the exam for different companies like Texas, Qualcomm, and all. And I am not able to crack any exam of those hardware companies at that point of time. So वो time मेरे लिए थोड़ा सा वो था कि हाँ मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा था कि मैंने इतना सा पढ़ा लेकिन not able to crack the exams. So फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया कि क्यों नहीं क्रैक कर पा रहा हूँ, क्या इशू है, दिस एंड दैट. फिर थोड़े मेरे जो सीनियर्स थे उनसे मैंने थोड़ा इंटरेक्ट किया. आफ्टर गेटिंग इंटरेक्टेड विद माय सीनियर्स, उन्होंने थोड़ा एडवाइस किया कि क्या क्या करना चाहिए, कौन से मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे फोकस करो, और एग्जाम पहले निकालो, उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो. पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो, एग्जाम निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद इंटरव्यू का तुम्हें चांस मिलेगा. सो वो थर्ड ईयर मैंने 6 महीने मोस्टली उसमें निकाला प्रिपरेशन में कि हाँ मतलब स्पेसिफिक टू एग्जाम, जो एग्जाम पूछते हैं. फिर आगे के 6 महीने मैंने थोड़े से प्रोजेक्ट्स किए और इंटर्नशिप की और थोड़ा सा इंटरव्यू की थोड़ी प्रिपरेशन की 1-2 महीना, एंड के 2 महीना. और जस्ट बाद जब इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स में बैठा तो पहली कंपनी हमारे कॉलेज में थी, टेक्सास ही थी, आई थिंक सो, या टेक्सास ही थी. तो आई क्लियर दैट एग्जाम बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड क्वाइट वेल. तो मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन इंटरव्यू जब देने गया तो इट वाज लाइक माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ. सो थोड़ा सा मैं उस पॉइंट पे नर्वस था. तो मुझे लगता है उस कारण मैं थोड़ा सा हाइपर था उस पॉइंट पे. तो मैं थोड़ा जो आते थे क्वेश्चन वो भी मैं नहीं बता पाया उसको. तो उस वजह से शायद मुझे ऐसा लगा कि मेरा उस वजह से ख़राब गया है, तो उस वजह से मैं उसमें रिजेक्ट हो गया. फिर आगे डिफरेंट कंपनीज आती गई, मैं एग्ज़ाम देता गया. कुछ के एग्ज़ाम होते क्लियर, कुछ के नहीं होते. बहुतों में मैं एलिजिबल ही नहीं होता क्योंकि मेरी जो CGPA थी वो 8.5 से कम थी, लाइक 8.2 थी उस पॉइंट पे. तो ऐसा चलता रहा. फिर काफ़ी एक पॉइंट पे आके काफ़ी डिप्रेसिंग हो गया था मेरे लिए, क्योंकि 6 महीने बीत चुके थे ऑलमोस्ट. दिसंबर भी वो चुका था क्रॉस, लेकिन मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी हुई थी. सो उसके बाद एक कंपनी आती है सिनॉप्सिस करके फेब में. तो फेब में मैंने उसका एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया. तो एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद फिर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरा इसमें होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे रिजेक्शन देख चुका था. तो मुझे था कि इसमें मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, कोई इतना जैसे एज यूजुअल हो रहा हूँ हर मेक में. तो जस्ट मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसका मेरे पास आगे सिलेक्शन का मेल की, यस यू आर सेलेक्टेड एंड वी आर गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू.
सो मैं उसी वे में मैं बैठ गया कि ठीक है मैं दे दूंगा इंटरव्यू अगर आया तो मैं इंटरव्यू देने बैठा तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया उस पॉइंट पे, वो वाला पहले वाला इंटरव्यू। तो फिर मुझे लग रहा था कि हाँ इसमें तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। फिर दे सेलेक्टेड मी इन दैट, बट दे सेड कि एक सेकंड इंटरव्यू होगा। तो उन्होंने बोला था कि वो HR प्लस हल्का फुल्का टेक्निकल होगा, बट वो प्योरली वो हो गया टेक्निकल। वो थोड़ा सा हार्ड इंटरव्यू भी था। तो तो उसमें उसमें मेरा खराब खराब इन द सेंस अच्छा, इतना अच्छा नहीं गया। तो मुझे लगा था कि यार अब शायद रिजेक्ट कर दें ऐसा सर, बट होपफुली उन्होंने मेरे को सेलेक्ट कर लिया और मेरी प्लेसमेंट उस पॉइंट पे लग गई। तो फेब के एंड में मेरी 22 को आई थिंक सो 22 फेब को मेरी सिनॉप्सिस में एज एनालॉग डिजाइन इंजीनियर उन्होंने मेरे को सेलेक्ट कर लिया था। फिर उसके बाद इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जब मेरी प्लेसमेंट नहीं लग रही थी 5-6 महीने तक, तो मैंने ऑफ कैंपस भी जो अपॉर्चुनिटी है वो ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक मैं लिंक्डइन पे मैंने अकाउंट बना लिया था, थोड़ा एक्टिव रहने लगा था मैं। तो वहाँ भी मैं अप्लाई कर रहा था, लेकिन वहाँ से कुछ मतलब मेरे को रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था। लेकिन जब मुझे 5-6-7 महीना हो गया उसको चलाते हुए लिंक्डइन को और अप्लाई करते करते, तो मार्च में आई थिंक सो आई हैव अप्लाइड इन बाय NXP सेमीकंडक्टर्स। So they approached me, like HR from NXP approached me कि we wanted to take your interview for analog position। तो like मेरे लिए तो एकदम से वो था, वो मतलब मैंने नहीं वो किया था एक्सपेक्ट कि उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आएगा, बट they approached me। So I said कि okay you can take my interview, I'm free at this point। So they said कि ठीक है। तो अब वो इंटरव्यू हुआ, तो उस इंटरव्यू की बहुत एक वैसी स्टोरी है। लाइक मेरे को लगा था कि 1-to-1 इंटरव्यू होगा, लाइक नॉर्मली जो इंटरव्यू पहले मैंने दिए थे 1-to-1 थे मोस्टली। बट मैं बैठा पैनल बैठा हुआ था, लाइक 6 मेंबर्स थे उस पैनल में, सब टेक्निकल बंदे थे। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा वो था कि यार ये क्या हुआ। वो 1 by 1 पूछे जा रहे थे और बीच बीच में काउंटर भी कर रहे थे। लाइक एक ने कुछ पूछा था, आई एम आंसरिंग, तो कोई सेकंड जो इंटरव्यू था वो बीच में आके मतलब वो कर रहा था कि अच्छा तुमने ये कैसे बोला, ये कैसे किया, लाइक दैट। तो वो मेरे लिए थोड़ा एग्जॉस्टिंग था और वो इंटरव्यू मेरा बहुत लंबा चला, लाइक 1 hour 45 minutes समथिंग था। उस पॉइंट पे फिर वो खत्म हुआ, लाइक फिर उसके बाद मेरे को लग रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रिगरस था, तो मुझे लगा नहीं लेंगे मेरे को, क्योंकि काफ़ी मेरे से गलतियाँ भी हुई थी, फिर करेक्ट किया उन्होंने, वो सब हुआ। तो आई फील कि नहीं लेंगे। लेकिन फिर मैं होप तो मैं मतलब एक तो जॉब मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैं इतना वो तो कर नहीं रहा था उसके बाद इतना वरी किया। बट फिर एक दिन मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास चल रही थी, तो उस पॉइंट में मैं बैठा हुआ था क्लास के बीच में। तो मैनेजर फ्रॉम द NXP कॉल्ड मी अप। तो अननोन नंबर से कॉल आया मेरे पास। तो मुझे लगा कि किसी अननोन नंबर से, मैंने पहली बार में फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मैं क्लास में, फिर दोबारा कॉल आने लगा उसी नंबर से। तो आई थॉट तो क्या पता किसी इंपॉर्टेंट उसका लिए कॉल कर रहा हूँ, तो मैंने उठा लिया फ़ोन को। तो उन्होंने बताया कि मैं भाई NXP से बोल रहा हूँ दिस। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे थोड़ा बात करनी। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं बात कर सकता हूँ, मैंने उनको बता दिया। देन ही टुक माय इंटरव्यू। उसमें भी थोड़ा बहुत उन्होंने पूछा टेक्निकल, बस मोस्टली वो मतलब HR बेस्ड पूछ रहे थे कि मतलब तुम बेसिकली दिल्ली से हो, बैंगलोर आने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और मान लो ऑलरेडी तुम्हारे पास एक ऑफर है सिनॉप्सिस से, तो उसको क्यों छोड़ोगे तुम, हमारा मतलब हमको क्यों सेलेक्ट करोगे, मतलब दोस्त टाइप ऑफ HR क्वेश्चन उन्होंने पूछे। तो आई आंसर भी। उसके बाद फिर मेरे को उन्होंने भी ऑफर कर दिया लाइक एनालॉग के लिए, मतलब एनालॉग डिजाइन इंजीनियर के लिए पोजीशन। तो तब मैं खुश था कि हाँ ठीक है मेरे पास 2 ऑफर आ गए, तो मैं रेडी था। फिर कॉलेज मेरा एंड हुआ मई के अराउंड, मई में। तो उसी टाइम पे जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की ऑफ कैंपस एक ड्राइव निकली हुई थी ऑन लिंक्डइन। तो आई अप्लाइड ऑन दैट कि ठीक है। और मेरे फ्रेंड्स थे 2 मेरे कॉलेज में ही, तो उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था ऐसे ऑफ कैंपस। सो हमने अप्लाई कर दिया। तो दे टुक एन एग्जाम। तो हमने एग्जाम दे दिया हम तीनों ने। तो एग्जाम देने के बाद फिर हमारा कॉलेज खत्म हो गया और हम अपने घर जा चुके थे, मतलब हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल से घर जा चुके थे। उसके बाद जून में आई थिंक सो माय दोज 2 फ्रेंड्स got an email from them like from Texas कि they are selected and they are having an interview। मेरे पास कोई मेल नहीं आया, बट मेरे को बहुत बुरा लगा कि यार तब मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, उसमें एग्जाम नहीं किया। बट होपफुली मेरे पास 2-3 दिन के बाद एक मेल आ गया उनकी तरफ से कि यस यू आर आल्सो सिलेक्टेड एंड वी आर हैविंग एन इंटरव्यू विद यू ऑन सर्टेन डे। तो उस डे को मैंने इंटरव्यू दिया। वो मेरा बहुत अच्छा गया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली थी, तो मुझे वो मोस्टली सब पता चल गया था कि कौन किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो इंटरव्यू में मुझे इतना प्रॉब्लम हुई नहीं और वो इंटरव्यू मेरा निकल गया। और आफ्टर दैट दे आल्सो ऑफर्ड मी अ पोजीशन फॉर एनालॉग इंजीनियर, और लाइक दैट माय जर्नी वाज। सो ये तुम्हारी तीसरी कंपनी है, राइट?
Yeah. Then now coming to the next question, how are you feeling in the Texas? Texas का वर्क इन्वायरमेंट कैसा है? टेक्सास में कैसा लग रहा है? जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा है? तो एक्सपेक्टेशन तो मेरी मतलब काफी कम थी, लेकिन यहाँ आके मतलब मुझे लगा कि लोग कितने अच्छे हैं यहाँ काम करने वाले। लाइक जो मेरे मैनेजर्स हैं और जो साथ में वाले जो कलीग्स हैं, एवरीवन इज वेरी सपोर्टिंग। और एज का कोई यहाँ पे लाइक एक्सपीरियंस लेवल का कोई वो नहीं है कि जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा है उसको तुम्हें सर करके बोलना है और या फिर कुछ उसको रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट तो चलो सबको ही करना है, बट लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हायरार्की इतनी ज्यादा नहीं है, हायरार्की बहुत ही कम है। और एक और चीज जो मुझे यहाँ सबसे अच्छी लगी कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। लाइक कोई टाइम की बाउंडनेस नहीं है कि तुम इतने बजे आना इतने बजे जाना है। तो ये काफी अच्छा है। बस तुम काम अपना जो दिया है वो उनको डिलीवर कर पाते हो तो दे आर गुड टू गो। तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो ये दो चीजें मुझे काफी अच्छी लगी यहाँ। डिफरेंट सोशल मीडिया से बहुत सारे मैसेज आए कि मैं टेक्सास का इंटरव्यू दे रहा हूँ या दे दिया हूँ, नहीं हो पा रहा है, क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें, ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करें। तो इसमें मैं ऐसे अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहता हूँ कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में अगर कुछ बताओ कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में कैसे अप्लाई करना चाहिए, ऑन कैंपस प्लेसमेंट में कैसे अप्लाई करना चाहिए, कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली दो चैनल है थ्रू विच यू कैन गेट अ जॉब। वन इज ऑन कैंपस, सेकंड वन इज ऑफ कैंपस। सो ऑन कैंपस में ये फायदा रहता है कि अगर तुम्हारा जो कॉलेज है वो टायर 1 का कॉलेज है और अच्छी कॉलेजों में है इंडिया के, तो उसमें ये फैसिलिटीज है कि तुम्हारे कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल होता है। तो वो सब कंपनियों को बुलाता है एंड तुम्हें कोई मतलब एज ए स्टूडेंट तुम्हें कहीं अप्लाई करना या ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट तुम्हारे पास ऑलरेडी आएगा, फॉर्म आएंगे और यू हैव टू फिल दैट फॉर्म और एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद यू आर सेलेक्टेड। लेकिन ऑफ कैंपस में इट वाज लाइक तुम्हें खुद से सर्च आउट करना है कि कौन सी कंपनी में ओपनिंग निकली हुई है, उनके पोर्टल पे जाके फिर अप्लाई करना होगा, या फिर अगर कोई गूगल फॉर्म निकला है तो उस पर उसको भरना होगा, या फिर कोई एम्प्लॉय है उसने डाला है कि मेरी टीम में ओपनिंग निकली हुई है तो यू हैव टू मेल दे योर रेज्यूमे टू देम। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उसके लिए बेसिकली बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है लिंक्डइन। तो जैसे जैसे तुम यूज करोगे लिंक्डइन को वैसे वैसे तुम्हें ज्यादा पता चलेगा कि ऑफ कैंपस ओपनिंग निकल रही है, मैं अप्लाई कर देता हूँ। और उसमें एक जो चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम एक चीज को लेकर पकड़ के मत बैठ जाओ कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई कर दिया तो इसका रिप्लाई नहीं आया, क्या होगा, क्योंकि ऐसे नहीं होता। उसमें उसमें तुम्हें जितने ज्यादा बार तुम अप्लाई करते रहोगे और उसके बाद तुम्हारा मतलब थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा कि लक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है उसमें, कि अच्छा लक हुआ तो अच्छा रेज्यूमे हुआ या अच्छी सीजीपी हुई तो फिर वो उसको अच्छी लगेगी जहां भी तुमने रेज्यूमे भेजा है, जो रिक्रूटिंग टीम होगी उनकी, तो वो तुम्हें रीच आउट कर लेंगे। तो मतलब यू कीप ऑन अप्लाइंग, ठीक है, बस उसका यही रूल है। और तुम 3 4 5 6 महीने अप्लाई करते रहोगे तो और तुम में स्किल्स होंगी तो डेफिनेटली उनकी तरफ से तुम्हें कॉल बैक आएगा ही आएगा। ये मैंने देखा। जैसे तुमने बात किया स्किल्स के बारे में, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्किल जो कि हमें काफी जरूरत है प्लेसमेंट के लिए, या जो ऐसे कुछ चीजें जो हमें सीख लेनी चाहिए, लैंग्वेजेस कितना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इन हार्डवेयर पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो तुम्हारे बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर तुम्हारे बेसिक्स अच्छे हैं उसके बाद ही तुम जो हायर कोर्सेज हैं या अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे इंटर्नशिप्स हैं, उनके लिए उनकी सोचो। अगर तुम्हारे बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द बेसिक्स, क्योंकि अगर बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे तो इंटरव्यू में तुम उसको आंसर बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटरव्यू जो है मोस्टली हार्डवेयर कंपनीज का 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट ऐसे चलते हैं। ऐसे नहीं होता कि आधे घंटे में खत्म हो गया या 20 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया। तो अगर बेसिक्स अच्छे होंगे तो तुम यू कैन टैकल दैट प्रॉब्लम दैट ही और शी विल गिव यू इन द इंटरव्यू। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स को अच्छे रखो। सो मोस्टली हार्डवेयर में बैचलर्स लेवल पे 2 फील्ड होती हैं, वन इज एनालॉग एंड द सेकंड वन इज डिजिटल। तो इनके बेसिक जो कोर्सेज हैं वो तुम्हें अच्छे आने चाहिए, जैसे एनालॉग सर्किट्स है, डिजिटल सर्किट्स है, नेटवर्क एनालिसिस है। ये तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे अच्छे होने ही चाहिए। इसके बाद तुम आगे की जो चीज़ें हैं फर्दर हैं उन पे जाओ। तो फर्स्ट एक बार तुम्हारी ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, जो बेसिक्स है वो क्लियर हो गए, उसके बाद यू कैन गो कि तुम्हें भाई एनालॉग में इंटरेस्ट आ रहा है या फिर डिजिटल में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम बिहेव कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें मान लो डिजिटल में इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम जो VLSI का कोर्स है वो पढ़ सकते हो। उसके बाद एक लैंग्वेज होती है वेरीलॉग लैंग्वेज, वो सीख सकते हो और उसमें उसके बेस पे कुछ 1 2 बार प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। सो और इसी के अपोजिट अगर मान लो तुम्हें एनालॉग में इंटरेस्ट है तो फिर तुम उसकी एनालॉग IC डिजाइनिंग करके कोर्स है एक, IIT मद्रास
कि NPTEL की साइट्स पे यू कैन सी इट, वो कर सकते हो। उसके बेस पे एक दो प्रोजेक्ट कर सकते हो, कुछ डिजाइनिंग कर सकते हो हल्की फुल्की। तो इस तरीके से यू कैन प्रोसीड। लेकिन जो आगे की चीजें मैंने तुम्हें बताई है उस पे जाने से पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज जो बेसिक्स है वो आने चाहिए। अगर वो अच्छे नहीं है तो आगे की चीजों पे बिल्कुल मत जाओ। बेसिक्स मींस कोर सब्जेक्ट लाइक जो डिजिटल पढ़ाया गया है हाँ, क्लास में, या एनालॉग पढ़ाया गया है, या जो भी जो अपना कोर हम्म, सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो कि इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, राइट? या या ओके, तो पूरा इंटरव्यू एनालॉग डिजिटल या तुम्हारे इंटरेस्ट पे ही होना है। अगर मैं एक और चीज पूछूं, जैसे अभी तुमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट के बारे में, तो इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा? इंटरव्यू में प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और रिज्यूमे कितना इंपॉर्टेंट है अगर मैं कहूँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से? तो रेज्यूमे बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ कैंपस में तो रखता है, क्योंकि ऑफ कैंपस में बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, उसमें से उनको स्क्रीनिंग करनी है, तो दे विल डू इट ऑन द बेसिस ऑफ द रेज्यूमे ओनली। रेज्यूमे में मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज होती है हार्डवेयर में जो CGPA है। ये हार्ड ट्रुथ है पर यही ट्रुथ है कि CGPA इंपॉर्टेंस रखती है हार्डवेयर में। सो अगर आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी उतना अच्छा, कोई फिक्स नंबर नहीं है कि इससे ऊपर होगी तो अच्छा, जितनी ज़्यादा यू कैन गेट उतना ज़्यादा अच्छा। तो मेरी थोड़ी कम थी तो मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई है ऑफ कैंपस में। तो जिसकी ज़्यादा CGPA होती है तो उसको एक एक एडेड एडवांटेज रहता है डेफिनेटली, ऑन कैंपस में भी ऑफ कैंपस में भी। और ऑफ कैंपस में उसकी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो तुम अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स लिखते हो उसकी इतनी, मतलब मैंने फेस नहीं किया कि उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि तुम ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके कम उसका हम अच्छे होंगे उसका नहीं होगा। रादर देन इम्पोर्टेंट क्या है, जो तुमने लिखा है, जो भी रेज्यूमे में लिखा है वो तुम्हें आना चाहिए, मतलब तुम्हें तो आता हो, तुमने जनरली किया हो। सिर्फ फैंसी व प्रोजेक्ट्स लिख के कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे, क्योंकि अगर तुमने कुछ इतना हाई फाई कोई चीज़ लिख दिया है और उसने उसके उसके रिलेटेड कुछ पूछ लिया उसमें से, और अगर तुम आंसर नहीं कर पाए तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा उस पर। तो उसको लगेगा फेक है पूरा, ठीक है, फेक है, उसको डेफिनेटली लगेगा कि फेक है, ये फेक कर रहा है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो तुम अगर जब सिंपल भी प्रोजेक्ट लिखा है लेकिन तुम्हें उसके बारे में आता हो अच्छी तरह, कि वो उसके बारे में कुछ भी पूछे तो यू कैन आंसर इट। तो मैंने भी सेम जो थ्योरी है उसी पे अपना मैंने रिज्यूमे बनाया। मैंने इतना कोई हाई फाई इंटर्नशिप या हाई फाई कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे, सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन हाँ, मेरे इंटरव्यू में, दो इंटरव्यू में, सिनॉप्सिस इंटरव्यू में और NXP इंटरव्यू में, उन्होंने मेरे रिज्यूमे से पूछा है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंस नहीं रखता रिज्यूमे, इंपॉर्टेंस रखता है। जो भी आप लिखो वो एक्चुअली में तुमने किया हो वही लिखो। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ मच टाइम इज सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन? जैसे कि मुझे वैसे पता है, मैंने भी हार्डवेयर की कई सारे इंटरव्यूज और ये सब टेस्ट वगैरह दिया है। तो प्रिपरेशन तो हम पूरे फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक करते ही रहते हैं, पूरा बेसिक ही हमारा प्रिपरेशन होता है। लेकिन अगर वैसे कहें कि डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए क्या टाइमलाइन होना चाहिए? तो एज यू सेड कि पूरे साल अगर आपने अच्छी तरह प्रिपेयर किया है हार्डवेयर के लिए, अपना जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरह फॉलो किया है, तो मुझे लगता है कि जब भी आपका इंटरव्यू कंपनीज के पेपर हैं उससे पहले 1-2 महीना इज सफिशिएंट, अगर तुमने पूरे साल तैयारी की है तो। लेकिन पूरे साल तैयारी नहीं करी है तो कम से कम 5-6-7 महीना आपको डेडिकेटेडली सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, देन यू कैन गेट अप टू दैट लेवल। या ओके, तो टोटली एक्चुअली ये टोटल जो कोर कंपनी का प्लेसमेंट है वो हमारा कोर सब्जेक्ट, कोर ब्रांच में जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है, तो उसमें हमें पूरा टाइम तो देना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क टू यू, व्हाट आर द गुड कंपनीज इन द फील्ड ऑफ कोर इन द डोमेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड हाउ कॉलेज इज इंपॉर्टेंट? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही नीश मार्केट है। उसमें मोस्टली जैसे सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लैब्स हैं और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सो बहुत ही कम कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड्स में काम कर रही हैं, ओनली अ हैंडफुल ऑफ देम, तुम हाथ पे काउंट कर पाओगे। सो बेसिकली जो बिग प्लेयर्स हैं वो है इंटेल, AMD, क्वालकॉम, फिर सैमसंग, TSMC, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, फिर NXP, सिनॉप्सिस और एनसिस। कॉलेज का रोल जो है वो मैं ये नहीं कहूँगा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि मोस्टली जो ये कंपनियां मैंने तुम्हें बोली, ये मोस्टली जो है वो जो टायर 1 के कॉलेजेस हैं सिर्फ उन्हीं में आती है। तो हाँ, तो थोड़ा मुश्किल तो है कि अगर आपका कॉलेज उतना अच्छा नहीं है तो आपको ऑफ कैंपस लेने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। ये रीज़न, मतलब ये फैक्टर है। जिन्होंने अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उनको क्या कहना चाहोगे, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और वो टारगेट करते हैं कि कोर फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जॉब लें, और उनके लिए भी जो अभी फाइनल ईयर में और वो जो प्लेसमेंट को देख रहे हैं उनके लिए भी अगर कुछ कमेंट करना चाहो तो? पहली चीज़ तो जो फर्स्ट ईयर में एंट्री कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको इतना
नहीं सोचना चाहिए कि मुझे उसी में जाना है, मुझे सॉफ्टवेयर में जाना है या मुझे हार्डवेयर में जाना है या मुझे नॉन टेक जो जॉब्स होती है उनमें जाना है। बेसिकली आप कॉलेज में गए हो तो जो डिफरेंट आपको चॉइसेस मिल रही हैं वहाँ पे, उनको सबको एक्सप्लोर करो, 1-2 साल एक्सप्लोर करो। उसके साथ साथ तुम देखो कि तुम्हें कहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। अगर तुम्हें हार्डवेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम उसके बाद अपना हार्डवेयर में और इंटरेस्ट में डेवलप करो। अगर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट आ रहा है तो जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां उनके लिए एम करो। अगर तुम्हें दोनों में उनमें नहीं अच्छा लग रहा है तो जो दूसरी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें एक्सप्लोर करो। तो ऐसा नहीं है कि कोई फील्ड ज़्यादा अच्छा है कोई फील्ड ख़राब है, जिसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम उसमें जाने की कोशिश करो। और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कर लिया है डिसाइड कि हाँ उनको हार्डवेयर में जाना है और हार्डवेयर फील्ड के लिए प्रिपेयर करना है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि उनको पहले ये देखना होगा कि उनके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो उनको अच्छी तरह आते हैं नहीं आते हैं, उनका बेसिक क्लियर है या नहीं। अगर उनका बेसिक क्लियर है देन वो ऑफ कैंपस पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे वह लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना लो, वहाँ पे रिज्यूमे अपना अपलोड कर दो और डिफरेंट 1-2 अपने का प्रोजेक्ट्स कर लो उनके रिलेटेड जिस भी फील्ड में आपको जाना है। सो उसके अकॉर्डिंगली वो ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं। Thank you for you're giving me valuable time and sharing your experience with us and our viewers. थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको नॉलेजेबल कितना लगा? मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड आपको इनसाइट्स मिले होंगे प्रिपरेशन से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन जो मुझे कवर करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो का जो फीडबैक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको और भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए अगर मेरे द्वारा या सिद्धार्थ के द्वारा, यू कैन गो टू इन द डिस्क्रिप्शन। आई हैव पुट इन ऑल द लिंक्स, सोशल मीडिया लिंक्स एंड ऑल द डिटेल रिलेटेड मटेरियल्स टू द कोर प्लेसमेंट्स। यू कैन गो देयर एंड फॉलो फ्रॉम देयर। एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने रियली एंजॉय किया हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विक्रांत एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर एडवेंचर्स चैनल।